नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें। पाठशाला में आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं, पहले आपको वो बता दूं। आज उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, मणिशंकर अय्यर आपको बताएंगे कि कांग्रेस कैसे लेकर आई थी हिंदू विरोधी कानून। इतिहास का वो पन्ना लाया हूं जो इस देश के हर नागरिक को देखना चाहिए। हिंदुओं के लिए दिग्विजय सिंह के गीता ज्ञान का चैप्टर भी है। सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि काशी मथुरा से मस्जिद क्यों हटेगी। लिफ्ट में अचानक काट लेने वाले कुत्तों का चैप्टर भी है। आपका प्यारा डॉगी काटेगा तो आप कितनी सजा काटेंगे, आज ये भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि नुपुर शर्मा ने मुसलमानों की भावनाएं आहत की हैं, इसलिए पुलिस को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग बहुत ही सरल है, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी हो सकते हैं, इसलिए याचिका वापस ले लें, और उसके बाद याचिका वापस हो गई। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने आज राज्यों के लिए नए प्रभारियों के नाम का ऐलान किया। बिहार में जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद बिहार बीजेपी का प्रभारी बदल दिया गया है। महाराष्ट्र के नेता विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के नए प्रभारी बनाए गए हैं। राज्यसभा में सांसद हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्हें झारखंड का प्रभार दे दिया गया है। अरुण सिंह को राजस्थान और तरुण चुग को तेलंगाना का प्रभारी बना दिया गया है। दोनों राज्यों में अगले साल चुनाव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना के बीच आज एक अहम बैठक हुई। दिल्ली में शराब नीति के घोटाले का जो आरोप है, उसमें तकरार के बाद पहली बार दोनों नेता मिल रहे थे। करीब 40 मिनट दोनों की बैठक चली। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब के साथ शुक्रवार को बैठक होती है हर बार। पिछले कुछ हफ्ते से वो दिल्ली में नहीं थे, इसलिए बैठक नहीं हो पाई। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने अपराधियों को चेतावनी दी। कहा कि माफिया कोई भी हो, कहीं भी हो, उसे पाताल से ढूंढकर निकाल कर लाएंगे। अपराधियों का बुलडोजर से इलाज जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हैदराबाद में बीजेपी की रैली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से माइक छीनने की कोशिश हुई। हिमंत बिस्वा शर्मा भाषण दे रहे थे। टीआरएस का एक कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गया और अचानक माइक छीनने की कोशिश करता दिखता है। तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर मंच से नीचे कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। याकूब मेमन मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई बम धमाके के दोषी का महिमा मंडन स्वीकार्य नहीं है। सीएम शिंदे ने कहा कि गृह मंत्रालय याकूब केस में कार्रवाई करेगा और इस मामले में बीएमसी और पुलिस को निर्देश दिए जा चुके हैं। याकूब मेमन की कब्र पर लाइट लगाई गई थी और सजाया गया था। टाइम्स नाउ नव भारत ने ही सबसे पहले यह खबर दिखाई थी। बिहार के सिवान में महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने महावीरी अखाड़ा पर पथराव किया और इस पथराव में 4 आम नागरिक और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। असामाजिक तत्वों ने आगजनी भी की, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी है। बीजेपी ने कहा कि अगर पथराव करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बीजेपी सड़क पर उतरेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी बैठक शुरू होगी। 3 दिनों की इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले होंगे और 5 सर कार्यवाह शामिल होंगे। इस बैठक में आरएसएस के 36 सहयोगी संगठनों से करीब 250 सदस्य मंथन करेंगे। बैठक में सभी संगठनों के कामकाज की जानकारी एक दूसरे से शेयर की जाएगी। तो ये आरएसएस की जो बैठक होने वाली है उसके बारे में आपको बता दिया। अब मुंबई में किस तरह से गणेशोत्सव जो है वो खत्म हुआ है और उसको लालबाग के राजा की जो विदाई हुई उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। बहुत धूमधाम से विदाई दी गई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने गाकर और नाचकर विसर्जन किया। दिन भर की रिवीजन के बाद अब पाठशाला में उन 2 कानूनों का चैप्टर जो सेक्युलर इंडिया में धर्म के नाम पर जाति का प्रतीक बन गए। और आज इतिहास का पन्ना खोलकर बताऊंगा कि हिंदुओं पर जाति वाले ये कानून कांग्रेस राज में कैसे आए,
किसके कहने पर आए, और ये बातें आपको खुद उस दिन संसद में मौजूद रहे लोग बताएंगे। इस देश में हिंदुओं की बात करना भी आपको नॉन सेक्युलर बना देता है। हिंदुओं की अगर आप बात कर लें तो इस देश का एक वर्ग ऐसा है जो तमाम सवाल पूछना शुरू करता है, और कैसे हिंदुओं के साथ इस देश में गलत हुआ है इसको समझना हो तो आपको दो कानूनों के बारे में जानना चाहिए जिसे कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी। और वो दो कानून कौन से हैं पहले आपको वो बताता हूं। ये दो कानून जिनके बारे में मैं आपको पाठशाला में विस्तार से बताने वाला हूं। पहला आया था 1991 में, इसको कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसका आपने बहुत जिक्र सुना होगा, लेकिन आज मैं इसका जो पन्ना आपके लिए लेकर आया हूं वो आपने अभी तक नहीं सुना होगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा कानून 1995 में आया, और यह कानून था वक्फ एक्ट। 1995 में यह कानून लाया गया, और इन दोनों समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। यह कांग्रेस पार्टी की सरकार के वक्त जो दो कानून आए, इनके बारे में इस देश के हर नागरिक को जानना चाहिए। इनमें से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये जो एक्ट है 1991 का, आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, और सोमवार को जब पाठशाला लेकर आऊंगा तो फिर 1995 के इस वक्फ एक्ट के बारे में आपको बताऊंगा और उसमें क्लास लगाऊंगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को के बारे में आज इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि इसको चैलेंज करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 4 बड़ी बातें कही। पहली बात कही कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया, यानी पहली नजर में सुप्रीम कोर्ट को भी लगा होगा कि आज इस कानून में कुछ ऐसा है जिसे परखने की जरूरत है, वरना कोर्ट कानून को विरोध करने वाली याचिकाओं को सिरे से खारिज कर देता। दूसरी बात, कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तीसरी बात, कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है कि इस कानून पर उसकी क्या राय है। और चौथी बात, वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का जो मामला चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। जिला कोर्ट में मामले पहले की तरह चलते रहे। लेकिन जिस वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ है, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ को नहीं है, तो बता दूं, ये वही वर्शिप एक्ट है जो कि काशी में, मथुरा में जो हिंदुओं की मांग है उस मामले में अड़ंगा साबित होता है। जो काशी में कहा जाता है कि वहां मस्जिद थी, कुछ लोग तो अब ये भी मानते हैं वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बना, लेकिन कहते हैं मस्जिद हट नहीं सकती क्योंकि वर्शिप एक्ट है। यही वो वर्शिप एक्ट है। इसको लेकर आपत्ति क्यों है? कानून को चैलेंज करने वालों ने याचिका में इसका जिक्र किया। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या तर्क दिया। उनका कहना है कि जिन बाहरी आक्रमणकारियों ने हिंदुओं के धार्मिक अधिकार को छीना, उनके गलत कार्यों को संसद में कानून बनाकर सही नहीं ठहराया जा सकता। यह आर्टिकल 25 के तहत धर्म की आजादी का उल्लंघन है। संसद में कानून बनाकर हिंदुओं को कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपने धार्मिक स्थल वापस लेने से रोका नहीं जा सकता। संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो किसी के धार्मिक अधिकार छीन ले, और ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जिससे कानून लाने के पहले के वक्त से लागू किया जाए। हिंदुओं के जिन धार्मिक स्थलों को छीना गया, उन पर किसी और धर्म को मानने वालों ने अतिक्रमण किया। उन धार्मिक स्थलों पर वापस हिंदुओं का अधिकार स्थापित करने से संसद नहीं रोक सकती, यह याचिकाकर्ताओं का कहना है। अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो कहा था वो महज एक टिप्पणी थी, कोई फैसला नहीं, और अयोध्या फैसले के वक्त इस कानून की वैधता को चैलेंज नहीं किया गया था। यह याचिकाकर्ताओं का तर्क है। इस कानून के खिलाफ 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं को अपने धर्म स्थल के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने से रोकता है।
इस याचिका में यह भी बताया गया था कि यह संविधान की कई धाराओं का उल्लंघन करता है। कानून के प्रावधान संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। इस कानून में दी गई कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 अतार्किक और मनमानी है, यह कहा गया था कि भाई आपने 15 अगस्त 1947 कैसे तय कर दिया, किस हिसाब से, यह डेट कैसे, आजादी के बाद से आपने मान लिया। और जो लोग उसके पहले से कह रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिर तोड़कर यहां औरंगजेब और दूसरों ने मस्जिद बना दिए, उनका कुछ नहीं। इस कानून के जरिए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिखों के धार्मिक स्थलों पर किए गए कब्जे के खिलाफ कानूनी मदद लेने पर रोक लगाई गई, जो गलत है, यह भी कहा गया। किसी भी उपासना स्थल की 15 अगस्त 1947 को मौजूदा स्थिति से इसके स्वरूप में बदलाव करने की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाना सही नहीं है। कोई कैसे, मतलब इस देश में ऐसा कानून कैसे हो सकता है जो आपको अदालत जाने से रोक दे? ब्रिटिश और मुगल काल में हिंदुओं की दयनीय स्थिति का फायदा उठाते हुए अन्य धर्म के लोगों ने उनके धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया था। कानून में 15 अगस्त 1947 के कट ऑफ को का डेट बताना बर्बर आक्रमणकारियों और विदेशी शासकों के गैरकानूनी कार्यों को जायज ठहराने जैसा है। केंद्र को उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी सम्मान करना चाहिए जिसमें कहा गया है कि क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थानों को बहाल करने का अधिकार है। नागरिकों का यह अधिकार है कि वे गुलामी और प्रताड़ना के प्रतीकों को खत्म कर अतीत के गौरव को फिर से बहाल कर सकें, यह याचिका में कहा गया है। इस मामले में जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी याचिका दाखिल की और कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध किया। इन संस्थाओं की दलील यह है कि जमीयत उलमाए हिंद ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी न करने की अपील की। जमीयत की दलील थी कि याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दीजिए, सुनिए ही मत। जमीयत उलमाए हिंद का कहना था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर नोटिस जारी करने से मुसलमानों के मन में डर बैठ जाएगा, डर जाएंगे। अगर नोटिस भी जारी हुआ तो मुसलमान डर जाएंगे। पहले ही आप लोग कह रहे हो कि इस देश में मुसलमान डरा बैठा है, डर का माहौल है, अब और कितना डरेगा भाई। फिर कहा गया कि इससे देश का सेक्युलर ढांचा जो है उसको नुकसान हो जाएगा। वाह, हिंदू अगर कह दे कि मुझे कम से कम कोर्ट में सबूत रखकर यह साबित तो करने दो कि यहां मंदिर था, तो इससे सेक्युलर ढांचा तहस नहस हो जाएगा। लेकिन हिंदुओं को कोर्ट जाने से रोक दो, किसी को कोर्ट जाने से रोक दो, तो सेक्युलरिज्म चरम पर पहुंच जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद ने यह भी दलील दी कि ऐसा करने से इस देश में असंख्य मस्जिदों के खिलाफ याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। यानी आप मानते हो कि ऐसी कई मस्जिदें हैं जिनको लेकर केस किया जा सकता है। अयोध्या विवाद के बाद जिस धार्मिक बंटवारे से देश उबर रहा था, ये याचिकाएं उस बंटवारे को और बढ़ा देंगी, यह मुस्लिम पक्ष ने दलील दी। इसी साल जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर इस मामले में एक पक्ष बनने की अपील की थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में दलील देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि इस तरह के मुद्दे उठाने के गंभीर परिणाम होंगे, इससे शांति व्यवस्था भंग होगी। मतलब एक तरफ कहा जा रहा है मुसलमान डर जाएगा, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस पर कुछ कीजिएगा तो शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी। मतलब इतना डर जाएंगे कि शांति व्यवस्था भंग कर देंगे। यह कैसा डर है? फिर कहा गया कि बाबरी मस्जिद विवाद के बाद देश ने काफी खून खराबा देखा। मतलब धमका रहे हैं क्या? इस तरह के विवाद समाज की एकता को भंग करते हैं। वाह, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का कोई उल्लंघन नहीं होता। अतीत में हिंदुओं पर जो जुल्म हुए उसमें मुसलमानों की वर्तमान पीढ़ी ने कोई भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, किसी ने नहीं निभाई, लेकिन अतीत में जो अन्याय हुआ उस अन्याय को मानते हो तो कम से कम हिंदुओं के जो आराध्यों के स्थान हैं वहां उनको हक की लड़ाई तो लड़ने दो। अभी भी तो अत्याचार ही कर रहे हो जो कह रहे हो कि तुम अदालत भी नहीं जा सकते। यह कानून अच्छी भावनाओं से बनाया गया है जिससे समाज में नफरत को रोका जा सके। कानून किसके कहने पर बना था अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद दिसंबर 1992 में जो दंगे भड़के वो मुस्लिमों की भावनाएं आहत होने का नतीजा थी। श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि अगर दिसंबर 1992 में दंगे नहीं होते तो मार्च 1993 में मुंबई में कोई धमाका नहीं होता। वाह, मतलब आपकी भावनाएं आहत हो जाएं, आप कहीं धमाके कर दें, कहीं दंगे कर दें, तो आपके डर से या आपकी भावनाएं आहत ना हो इसका ख्याल रखते हुए दूसरे पक्ष की जो भावनाएं हैं जहां कोई दंगा नहीं हो रहा, कोई हिंसा नहीं हो रही, उसको दरकिनार कर दिया जाए। यह सेक्युलरिज्म है इस देश का क्या? यह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी दलील दे रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों लाया गया था अब आपको यह भी बताता हूं, सुनिए। अब इतिहास के पन्ने खोलना शुरू कर रहा हूं।
यह वो हिस्ट्री है जो आपको जाननी चाहिए। 1991 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार उपासना स्थल कानून लेकर आई थी, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, शंकर राव चौहान गृह मंत्री थे। यह कानून मंदिर आंदोलन के दौर में मंदिर मस्जिद विवादों को रोकने के लिए लाया गया था। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी धर्मस्थल को किसी दूसरे के धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदल सकते। अयोध्या का मामला इस कानून से इसलिए अलग रखा गया क्योंकि अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में चल रहा था। लेकिन इस कानून का विरोध इसलिए होता रहा क्योंकि यह कानून एक तरह से 1192 से लेकर 1947 तक आक्रांताओं द्वारा तोड़कर बनाए गए धर्मस्थलों को कानूनी मान्यता दे देता है, जबकि देश में ऐसे 100 से अधिक धर्मस्थल हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के सेक्शन 3 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को किसी दूसरे वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। इसमें सजा का भी प्रावधान है। सेक्शन 6 में लिखा गया है कि जो सेक्शन 3 का उल्लंघन करेगा उसे 3 साल की जेल या फाइन की सजा हो। 1991 में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ था, उस समय भी इसका काफी विरोध हुआ था। जब लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हो रही थी, तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था, वॉकआउट किया था। इस दौरान लोकसभा में बीजेपी नेता उमा भारती ने क्या कहा था आपको बताता हूं। और उमा भारती ने क्या कहा, लालकृष्ण आडवाणी ने उस दिन क्या कहा था, मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, असदुद्दीन ओवैसी के पिता ने क्या कहा था उस दिन संसद में खड़े होकर। आज आपको एक एक चीज बताऊंगा, सुनिए। उमा भारती से शुरू करता हूं। उमा भारती ने कहा था कि 1947 की यथास्थिति बनाए रखते हुए ऐसा लगता है कि आप तुष्टीकरण की नीति का पालन कर रहे हैं। गांव में बैलगाड़ियों के मालिक बैल की पीठ पर घाव कर देते हैं और जब वो चाहते हैं कि बैलगाड़ियां तेजी से आगे बढ़ें तो वो घाव पर वार करते हैं। इसी तरह से यह विवाद हमारी भारत माता पर घाव और गुलामी के निशान है। जब तक बनारस में ज्ञानवापी अपनी वर्तमान स्थिति में है और पावागढ़ के एक मंदिर में कब्र बनी हुई है, यह हमें औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचारों की याद दिलाता रहेगा। 1991 में लोकसभा में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उपयोगिता पर बीजेपी सांसद तब की उमा भारती ने कहा था, राम जन्मभूमि के गेट खोलने का जिक्र किया था। उमा भारती ने जिक्र करते हुए कहा था कि 1 फरवरी 1986 कोर्ट के आदेश के बाद राम जन्मभूमि का ताला खोला गया था। कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में जश्न मनाया गया था। देश भर से लोग भगवान राम के दर्शन के लिए आए थे। फैसले के बाद 1 फरवरी से 14 फरवरी 1986 के बीच देश के किसी भी हिस्से में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ था। 14 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ और कमेटी ने राम जन्मभूमि का ताला खोले जाने का विरोध किया। यह शब्द याद रखिएगा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। अभी आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि सांप्रदायिक हिंसा के कारण हुए रक्तपात को रोकना मुश्किल हो गया। राम मंदिर का ताला खोलने के कारण हिंसा नहीं हुई, बल्कि 14 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की अपील के बाद हिंसा हुई थी। उमा भारती ने यह भी कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। इस बिल में एक प्रोविजन है जिसके तहत कोर्ट में पेंडिंग सभी केस डिसमिस ट्रीट होंगे। लेकिन क्या हम सभी अपनी भावनाओं को इतनी आसानी से डिसमिस कर सकते हैं? बड़ौदा के पावागढ़ में एक मंदिर है जहां हर रविवार को हजारों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर परिसर में एक मकबरा है और उस स्थान पर आने वाले भक्त इसे देखने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए सरकार को लिखित रूप में यह बताना होगा कि मंदिर का निर्माण 1947 से पहले किया गया था और इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता, भले ही मकबरे की उपस्थिति से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। यह बिल उनकी भावनाओं को दबा देगा। अगर आप चाहते कि हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव बना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आने वाली पीढ़ियों का भला करने के लिए ईमानदार हैं तो आपको एक विधेयक लाने की हिम्मत दिखानी चाहिए जो धार्मिक स्थलों को उनकी वास्तविक स्थिति में पुनर्स्थापित करे। उमा भारती ने क्या बातें कही वो आपको बताया। अब आपको यह भी बता दूं कि इसके बाद जब वो कह रही थी ये सारी बातें, वहां और लोग भी मौजूद थे। उमा भारती के बयान पर कांग्रेस सांसद मणिशंकर अय्यर, तब के सांसद मणिशंकर अय्यर ने कहा कि उमा भारती ने बताया कि वो वाराणसी गई थी जहां उन्होंने मंदिर और मस्जिद एक साथ देखा और उनको लगा कि मंदिर को गिराया गया था और लगा कि यह हिंदू धर्म का अपमान है। उमा भारती के मुताबिक एक मुस्लिम शासक ने वो मस्जिद बनवाई थी।
उमा भारती और मुझ में सिर्फ एक अंतर है, मणिशंकर अय्यर कहते हैं, जिसे वो गुलामी की निशानी समझती हैं, मैं उसे सेक्युलरिज्म का प्रतीक मानता हूं। कांग्रेस सांसद मणिशंकर अय्यर को लगता था कि वहां पर औरंगजेब की बनाई मस्जिद सेक्युलरिज्म का प्रतीक है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बना देना सेक्युलरिज्म का प्रतीक था उनके लिए। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को देश पर थोपना चाहती है, यह तब भी वो कह रहे थे और आज भी यही नैरेटिव चलता है। उस वक्त गृह मंत्री थे शंकर राव चव्हाण, जिन्होंने बिल पेश किया था। शंकर राव चव्हाण ने कहा था, हम इस बिल को ला रहे हैं जिससे किसी भी पूजा स्थल को दूसरे धर्म में बदला ना जा सके और किसी की पूजा स्थल का जो धार्मिक चरित्र है वो वही रहे जो 15 अगस्त 1947 को था। यह कदम उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि समय समय पर धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद हो रहे हैं और इससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है। मतलब हिंदू अपने हक की बात कर रहा था तो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा था। हमें भरोसा है कि इस बिल से सांप्रदायिक सौहार्द लंबे समय तक बना रहेगा, इसलिए सभी सदस्यों से इसमें सहयोग की अपेक्षा है। एआईएमआईएम के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सलाउद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी ने भी उस वक्त इस बिल पर बहस में हिस्सा लिया था। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, सुनिए। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी ने कहा था कि यह कानून सही दिशा में उठाया गया कदम है क्योंकि पिछले 4-5 साल से देश का माहौल बिगड़ रहा है। इस तरह के माहौल से निपटने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने सरकार से गुजारिश की थी कि वो इस तरह का बिल संसद में पेश करे जिससे धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त 1947 वाली यथास्थिति को कानूनी रूप दिया जा सके। यानी असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी ने संसद में कहा कि तब की कांग्रेस सरकार, तब की नरसिम्हा राव सरकार, यह कानून जो हिंदुओं को, खास तौर पर हिंदुओं को कह रहा हूं क्योंकि बड़े तौर पर मंदिर तोड़े गए और मस्जिदें बनी या दूसरे धर्मस्थल बने, हिंदुओं को रोकता है अदालत जाने से। और खुद असदुद्दीन ओवैसी के पिता कह रहे हैं कि यह सब किया गया किसके कहने पर? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने सरकार से कहा और सरकार ने कर दिया। और जो उन्होंने डेट दिया कि 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति को कानूनी रूप दिया जा सके, तो उन्होंने वो भी मान लिया। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने बहस के दौरान राम के जन्मस्थान से जुड़े विवाद का भी जिक्र किया। बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, सबसे पहले राम के जन्मस्थान को लेकर इन्हें अपना विश्वास पुख्ता करने दें। कल ये कह रहे थे कि राम चबूतरा राम का जन्मस्थान है, अब ये कह रहे हैं कि शिलान्यास की जगह ही राम का जन्मस्थान है, जबकि अयोध्या के महंत कह रहे हैं कि राम का जन्म कहीं और हुआ था। उन्हें जन्मस्थान के बारे में पुख्ता सबूत देने चाहिए। जब सुल्तान सलाउद्दीन ने यह सब कहा तो स्पीकर ने उन्हें ऐसा कहने से रोका, उसके बाद भी वो नहीं रुके। जबकि राम जन्मभूमि मामले का तो इससे कोई कनेक्शन ही नहीं था। ये वही सलाउद्दीन ओवैसी हैं जिनके बेटे अकबरुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि हिंदुओं की क्या क्या देवी देवताओं के नाम हैं, बोलने में भी जबान खराब हो जाती है। आडवाणी जी ने क्या कहा था वो आपको बताऊं, उससे पहले हम चलते हैं हमारे मेहमान के पास। सुब्रमण्यम स्वामी जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद और याचिकाकर्ता। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज की पाठशाला में। सॉरी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, मैं थोड़ा इतिहास के पन्नों में चला गया था और किसने क्या कहा था उस दिन संसद में वो बता रहा था। सर, इस लड़ाई को आपने बड़े मजबूती से लड़ा है और अब ये क्या आपके लिए पहला सक्सेस है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने के लिए तैयार हो गया है और इसके क्या मायने हैं? हाँ, इस विषय में तो पहला सक्सेस है आज जो हुआ। इसके पहले तो मैंने राम जन्मभूमि का भी जो अटका हुआ था कि किसकी मंदिर है, हिंदुओं का या मुसलमानों का मस्जिद है, इस प्रकार से बातें चल रही थी। तब भी मैंने हस्तक्षेप किया था कि मेरा मूलभूत अधिकार है कि मेरी आस्था कहती है कि राम वहीं पैदा हुए और इसीलिए और कोई जगह में मैं जा नहीं सकता और इसीलिए ये हिंदुओं को मिलना चाहिए। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में हमारी विजय हुई थी और आज राम मंदिर बनने लग गया है। अब जो विषय आपने उठाया है उसमें मैं अनुमान के अनुसार और कई विशेषज्ञों का जो गणित है उसके अनुसार 40,000 मंदिरों को
मुग़लों के राज में तोड़ा गया था और कई जगहों में वहीं मस्जिद भी बनाया गया था। और इसमें से क्या सब 40,000 को दोबारा बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए? साधु संतों ने 1964 में बड़े बड़े जो दिग्गज साधुगण थे वो इकट्ठे हुए। आरएसएस के गोलवालकर जी भी थे, तो सब मिलकर के फिर इस राय पर पहुँचे कि कम से कम 3 हैं जो एक विशेष मंदिर है। एक जहाँ राम पैदा हुए और इसके और कोई जगह नहीं है। सारा हिंदुस्तान, सब हिंदू मानते हैं कि राम वहीं पैदा हुए जहाँ अयोध्या में जगह दिखाई गई। और फिर कृष्ण जन्मभूमि जिसके ऊपर अभी एक मस्जिद खड़ी है, वहाँ भी कृष्ण जहाँ पैदा हुए थे उसके आस्था के अनुसार लोगों ने एक निशाना बना के रखा है। और तीसरा कि शिव भगवान ने जो वहाँ काशी विश्वनाथ रखी थी, तो उस काशी विश्वनाथ में, हाँ काशी विश्वनाथ में, वो भी शिव भगवान ने ही किया था। और इसीलिए वो भी एक विशेष मंदिर है, ज्योतिर्लिंग जिसको हम कहते हैं। तो इस 40,000 में इसी 3 ऐसे हैं जो विशेष माना गया था। साधु संतों ने उनको माना था और कहा कि इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो वहाँ से ये बात चली है कि ये तीनों का में दोबारा वहाँ मस्जिद को हटा के मंदिर बनना चाहिए। और इसमें राम मंदिर का पहले हो गया, अब 2 बाकी हैं। और उसमें जो रुकावट है वो है ये जो कानून बनी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो है। और इसीलिए मैंने जो याचिका दी है वो दूसरों से थोड़ा भिन्न है। दूसरों ने सुब्रमण्यम जी, मेरा एक प्रश्न है चाहिए। सर, मेरा एक प्रश्न है मैंने कि आपने चूंकि याचिका लगाई है और अब इस पे सुनवाई भी होगी, वो कोई 1-2 वजह आप बता सकते हैं जिसकी वजह से आपको यकीन है कि ये एक्ट जो है, जब इस पर बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में तो फैसला आपके पक्ष में आएगा और वहां ये टिकेगा नहीं एक्ट? फैसला मेरे पक्ष में इस बात पर आएगी कि जो पहले राम मंदिर को अलग किया गया कि ये कानून उस पर नहीं लगेगा। जो 2 बाकी हैं, कृष्ण भगवान जहाँ कृष्ण मंदिर जहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए, और काशी विश्वनाथ जहाँ ज्योतिर्लिंग शिव भगवान की रखी गई थी, तो ये 2 तो मैं समझता हूँ कि राम मंदिर की बराबर मान के उसके लिए हमें जीतने की बहुत आशा है। और आज के जो सवाल मुझसे पूछे गए उससे तो लगता ही है कि जो न्यायाधीश हैं वो इस पर थोड़ा ध्यान देने चाहते हैं। परंतु सारे 40,000 जो बाकी हैं या जो 3 को छोड़कर उस सब के लिए हम लोगों की जीत होगी। माने इस कानून को रद्द किया जाएगा, ये मैं अभी कह नहीं सकता, बहस के बाद। ठीक है, यानी आपको विश्वास है कि कम से कम 3, जिसमें राम जन्मभूमि तो हो ही गया, बाकी 2 में भी आपको जो है सफलता मिलेगी। एक बात और सर, जैसे अभी मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा था और मैंने दर्शकों को बताया कि उस दिन संसद में जब इस पर चर्चा हो रही थी, जब इस कानून को लाया गया, नरसिम्हा राव सरकार लाई, तो असदुद्दीन ओवैसी के पिता जो हैं सलाउद्दीन ओवैसी, उन्होंने तब कहा था कि ये अच्छा कानून है और ये बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई जो कमेटी थी उसने रेकमेंड किया था सरकार को और उन्हीं के कहने पर लाया गया है। क्या आप भी इससे सहमत हैं कि उसी के कहने पर लाया गया था? और उस वक्त की आपकी यादें क्या हैं?
नहीं, मैं तो उस समय नरसिम्हा राव के बहुत घनिष्ठ मित्र था और मैं भी संसद सदस्य था, और उनके कहने पर मैं उनके एक कमीशन का चेयरमैन था जो WTO विदेशों में है व्यापार के सवाल में, उस पर मैं चेयरमैन भी था। और शहीद शाहबुद्दीन जिन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई थी और उसका अध्यक्ष थे, वो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, वो भी जनता पार्टी में मेरे साथ थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नरसिम्हा राव जी ने सोचा कि कम से कम मैं राम मंदिर बना दूँ, और सोचा कि ये ऐसे कानून मैं लाऊंगा तो फिर जो विरोध है वो बहुत कम हो जाएगी और बीजेपी की भी हार हो जाएगी इसमें, क्योंकि वो राम मंदिर की जो आंदोलन चला रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा। तो ये था, इसमें और किसी का योगदान नहीं है। ऐसे मैंने तो वोट नहीं दिया इसके जी, मैं वॉकआउट किया। जैसे तो आपके इतने घनिष्ठ मित्र थे नरसिम्हा राव जी, आपने उनसे पूछा नहीं कि आप ये ला रहे हैं, इससे फिर काशी मथुरा का क्या होगा? वो तो बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा कि पहले इसको होने दो, फिर उसके बाद वो दो का भी आने के लिए मौका मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था मुझे। उस समय मेरा उतना योगदान नहीं था, मैं ज़्यादा अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता था उस समय। ये राम मंदिर का मामला, जब अशोक सिंघल बहुत बीमार हो गए थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर राम सेतु और राम मंदिर के लिए मुझसे वचन लिया था। वहीं से हमारी आज जो मंदिर की सवाल पर मैं जो योगदान दे रहा हूँ वो शुरू हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बहुत सारे हिंदू जो हैं वो ख़ास तौर पर आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं कि आप इस लड़ाई को अगर मुकम्मल तरीके से लड़ें, क्योंकि आप बहुत अच्छे वकील भी हैं, तो शायद ये जो है, ये मामला जो है वो बेहतर ढंग से हिंदुओं के पक्ष में आ सकता है। बहुत धन्यवाद सर। तो उस वक्त क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, जब मैं आपको बता रहा था, लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में भी बताता हूं। जब ये वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बहस चल रही थी, बिल पर, तो आडवाणी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि यह बिल कितना मददगार होगा, लेकिन इस बात को लेकर मैं निश्चिंत हूं कि हम उस समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे हैं जिसकी वजह से यह सब तनाव हो रहा है। हम ऐसा बिल पास कर रहे हैं जिससे उन जगहों पर भी तनाव बढ़ेगा जहां अभी तक कोई विवाद नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि वो और उनकी पार्टी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, और यह कहते हुए बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। तत्कालीन कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बिल पर बहस के दौरान क्या कहा था, यह भी आपको सुनना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि धर्म बहुत ही निजी मुद्दा है। इस देश में किसी को भी यह हक नहीं कि वो किसी भी शख्स की आस्था की निंदा करे, चाहे वो भगवान राम हो या मोहम्मद या कोई और। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि गीता में कहा गया है कि ना मुझे राजपाट चाहिए ना स्वर्ग चाहिए, मैं सभी लोगों के लिए शांति चाहता हूं। यह धर्म है, यह हिंदू धर्म का मूल है जिसे समझना चाहिए। मतलब शांति की सारी उम्मीद इस देश में सिर्फ हिंदुओं से की जाती है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जैसे मुस्लिम भाइयों के लिए उनके कुछ स्थल जो हैं, धार्मिक स्थल जो हैं, वो बहुत पवित्र हैं, जैसे उनके लिए मक्का मदीना होंगे, वैसे ही हिंदुओं के लिए भी कुछ धार्मिक स्थल हैं, जिसमें आप काशी कह लीजिए, जिसमें आप जैसे अभी कह रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया। अगर आपको अपने धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में क्या धार्मिक भावनाएं होती हैं, कितनी चरम पर होती हैं, समझ में आता है, जो कि आना भी चाहिए, तो वैसे ही हिंदुओं के लिए भी अगर कुछ स्थल उतने ही महत्व के हैं, तो हिंदुओं को कैसा महसूस होता होगा, यह भी तो समझ में आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई हैं, तो भाई की भावनाएं भी तो समझ में आनी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बहस करते हुए कांग्रेस सांसद पीएम सईद ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह मानती है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की जो यथास्थिति थी
वो बरकरार रहनी चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल जैसे सोमनाथ मंदिर को लेकर किसी तरीके के विवाद को रोकना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैधानिक उपाय किए जाने चाहिए। तो ये इस देश में किस तरह से वर्शिप एक्ट लाया गया, किस तरह से कोशिश ये करने की दिखाई गई कि भाई धार्मिक विवाद जो हैं वो रोक दिए जाएं। लेकिन एक बड़ा वर्ग हिंदुओं का मानता है कि यह हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसने जो तर्क दिए वो हिंदुओं के गले नहीं उतरते। अब जब अदालत में यह मामला जाएगा और वर्शिप एक्ट पर चर्चा होगी तो देखना होगा कि उसमें क्या निकल कर आता है और उसमें सेंटर को भी जवाब देना है तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्या कहती है उस पर भी नजर रहेगी। पाठशाला में अब उन डॉग लवर्स का चैप्टर जिन्हें कुत्ता पालने का तो बहुत शौक है, जो कुत्ता पालने को एक स्टेटस सिंबल भी समझते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कुत्ता पाला कैसे जाता है। बीते कुछ दिनों से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें पालतू कुत्ते लोगों को काट ले रहे हैं। कभी लिफ्ट में कुत्ता हमला कर देता है, कभी पार्क में। ये लड़का देखिए, इसका मुंह काट लिया, इस आदमी को काट लिया। अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं कि कुत्ता मालिक के साथ खड़ा है और अचानक किसी को काट लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग कुत्ता तो पाल लेते हैं, लेकिन कुत्ता कैसे पाला जाता है उसकी जानकारी उन्हें नहीं होती। सोसाइटी में कुत्ता पालने के क्या नियम है यह भी नहीं पता होता। जैसे आप गाड़ी खरीदने से पहले ड्राइविंग सीखते हैं, लाइसेंस लेते हैं ना बॉस, उसी तरह से कुत्ता पालने से पहले ट्रेनिंग लेनी होती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पाठशाला में आज इसी पर डिटेल चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं। जो पेट ओनर्स हैं या जिनके पास आसपास पेट्स रहते हैं, दोनों को आज ये चैप्टर जरूर देखना चाहिए। पालतू कुत्ते किस तरह से हिंसक हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों पर हमला कर देते हैं, इसके कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं। गाजियाबाद के संजय नगर में एक बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया। घटना 3 सितंबर की है। शाम 6 बजे 10 साल का बच्चा पार्क में खेल रहा था। उसी समय पिटबुल ने बच्चे पर हमला कर दिया। पिटबुल उस बच्चे पर लगातार हमले करता रहा और उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पार्क में मौजूद एक शख्स बच्चे को पिटबुल के हमले से बचाता है, लेकिन तब तक पिटबुल ने बच्चे के चेहरे को बुरी तरह से काट लिया था। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। यह बच्चे की हालत है, जहां बच्चे की लंबी सर्जरी की गई और लगभग 150 टाके लगाए गए इस बच्चे को। 150 टाके। जिस बच्चे पर पिटबुल ने हमला किया उसके पिता का क्या कहना है एक बार सुनिए, फिर आगे पूरी डिटेल बताऊंगा। ऐसे बोला है कि स्टिच कटेंगे, फिर बताएंगे। कल ड्रेसिंग चल रही है, डेली ड्रिपिंग चल रही है। कितने स्टिचेस आए हैं? 150 के आसपास स्टिच हैं। 150 स्टिच है तो आप समझ सकते हैं 10 साल के बच्चे के मुंह पर स्टिच 150 होने का मतलब क्या है, क्या हालत होगी उसकी। घर सामने आप देख रहे हैं, खेलने आता है। और पिटबुल कोई बच्ची लेके घुमा रही थी। वो एग्रेसिव डॉग है पिटबुल, वैसी हाईलाइट है आजकल। वो उसने अटैक करा, बच्चों को गिरा दिया और जो दर्दनाक हादसा हुआ आप सबने देखा होगा, फोटो वगैरह सब चीज़ें। वो सही कह रहे हैं, पिटबुल अग्रेसिव कुत्ता है। और हमने एक दिन पाठशाला में पिटबुल का पूरा चैप्टर आपको दिखाया था कि कितना खतरनाक है ये कुत्ता। हमला करने वाले पिटबुल के मालिक ललित त्यागी का कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई वो घर पर नहीं थे। एक बार उनको भी सुनिए। दीदी की छोटी बेटी है 8-10 साल की, वो उसकी चेन वेन यहाँ पर घर पर बदल रही थी कि दूसरी जगह बांधने के लिए, और इतने में वो उसे खींचते हुए नीचे ले गया, क्योंकि थोड़ा घूमने का रहता है, पूरे दिन घर पर बंधा रहता है तो उसे खींचते हुए ले गया। और यहाँ पार्क की साइड, अब पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चे खेल रहे थे तो बॉल से खेल रहे थे, वो बॉल के पीछे भागने की उसने कोशिश करी तो उसके छोटी बच्ची की से वो कंट्रोल नहीं हुआ। अब कंट्रोल ना होने की वजह से उसके हाथ से वो पट्टा छूट गया। बाकी जो सब बच्चे थे वो झूले पर चले गए। एक ये था छोटा जो था सचिन जी का बेटा, ये पहले भी उस डॉग के साथ कभी कभार हमारी बाउंड्री में या बाहर, जैसे मैं भी अगर कभी घुमाने ले जाता था तो वो थोड़ा बहुत खेल लेता था उसके साथ। तो उस दिन भी उसे लगा कि शायद जो है मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडली है, मैं इसे संभाल लूँगा, क्योंकि पट्टा खुलने के बाद ऐसा हो गया कि पार्क के बाहर ना चला जाए। पार्क के बाहर चला जाएगा तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कोशिश की। अब उसी के दौरान उसके हाथ में बॉल थी तो पता चला कि उसने काटा है उसे। लिफ्ट में पालतू कुत्तों के हमले के भी वीडियोस लगातार आ रहे हैं। यह वीडियो 27 अगस्त का है। मुंबई के पनवेल इलाके में एक सोसाइटी का है। इसमें लिफ्ट से एक डिलीवरी बॉय बाहर निकलता है। उसी समय बाहर खड़ा जर्मन शेफर्ड उस पर हमला कर देता है।
जर्मन शेफर्ड ने डिलीवरी बॉय के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया। यह तस्वीर आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो बुरी तरह घायल हुआ, खून से लथपथ था। बुरी तरह से घायल होने के बाद डिलीवरी बॉय को DY पाटिल मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया जाता है। इसी तरह की एक और घटना नोएडा के सेक्टर 75 में एपेक्स सोसाइटी में हुई थी। इसका वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था। इस वीडियो में लिफ्ट में दो शख्स दिखते हैं, एक के पास पालतू कुत्ता है। पालतू कुत्ता अचानक दूसरे शख्स पर हमला कर देता है, जिससे वो शख्स लिफ्ट में ही गिर पड़ता है। कुत्ता इतना अग्रेसिव दिखता है कि उसका मालिक उसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है। जिस शख्स को कुत्ते ने काटा था वो सोसाइटी के एक फ्लैट में दवा की डिलीवरी करने आया था। ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो लोग कुत्ता या कोई पालतू जानवर पाल रहे हैं उन्हें कानून, नियम और गाइडलाइंस ही नहीं पता। देश में सरकार का एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड है जो जीव जंतुओं के लिए काम करता है। इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड की पेट ओनर्स के लिए कई गाइडलाइंस हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए अगर आप कुत्ता पालते हैं। पहली बात, पेट ओनर्स को अपने पेट्स को परिवार के सदस्य की तरह मानने का अधिकार है। पेट ओनर्स किसी बच्चे की तरह ही अपने पेट्स का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन पेट ओनर्स के लिए सलाह यह है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके पेट्स किसी दूसरे के लिए न्यूसेंस यानी परेशानी और सिरदर्दी की वजह न बने। दूसरी बात, बार्किंग यानी कुत्तों का भौंकना उनके लिए बहुत स्वाभाविक है और इसे एक समाज को टॉलरेट यानी बर्दाश्त करना ही होगा। लेकिन इंसेसेंट बार्किंग यानी लगातार भौंकने से पड़ोसी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए पेट ओनर्स को सलाह यह है कि वो अपने कुत्ते को शांत रखने की कोशिश करें, खासतौर पर रात में। तीसरी बात, कुत्तों को घर से बाहर निकालने और उन्हें कॉमन एरिया में ले जाने पर उन्हें चेन से बांध कर रखें। चेन से बांध कर रखने से आसपास से गुजरने वाले लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। चौथी बात कि कुत्तों का रेगुलर वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें। पांचवी बात कि ओपन एरिया में शौच के लिए ले जाने पर सफाई का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। छठा पॉइंट यह कि कुत्तों को लिफ्ट में ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर एक बिल्डिंग में लिफ्ट एक से ज्यादा है तो ऑल्टरनेटिव लिफ्ट में ले जाने के लिए कहने पर पेट ओनर्स को एतराज नहीं करना चाहिए। यह सभी पेट ओनर्स की जिम्मेदारी होती है कि अपने कुत्ते को इस तरह से ट्रेन करें कि वो कॉमन एरिया में जाने या दूसरे लोगों के बीच से जाने पर उग्र ना हो। अगर मुमकिन है तो कुत्ते को आसपास के इलाके से परिचित कराइए जिससे वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर सोसाइटी कोई गाइडलाइंस बनाती है तो उसका पालन करें जिससे सोसाइटी के लोग सुरक्षित रहें। अगर कुत्ते को बाहर ले जा रहे हैं तो दूसरे लोगों की सुरक्षा और खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखिए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन कहती है कि कुत्तों को ओपन एरिया में ले जा रहे हैं तो उन्हें चेन से बांध कर ले जाइए। हालांकि कोई पालतू कुत्तों को मजल पहनाने के लिए नहीं कह सकता, इसकी कानूनी बाध्यता भी नहीं है क्योंकि गैर जिम्मेदार और लापरवाह पेट ओनर्स के लिए पहले से कानून है। लेकिन एक जिम्मेदार पेट ओनर होने के नाते आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका कुत्ता खतरनाक ब्रीड का है, फिर उसका व्यवहार अगर अग्रेसिव है तो उसे मजल, जो मुंह पर आप देख रहे हैं ना, ये मजल पहनाकर बाहर निकालिए। मजल एक तरह का मास्क है जो कुत्तों के मुंह पर लगाया जाता है जिससे वो किसी को काट नहीं सकते। लेकिन कुत्ता पालने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं है, कई बार गाइडलाइंस का पालन नहीं करते क्योंकि उनके बहुत अधिकार हैं। अगर मोहल्ले या सोसाइटी में बहुसंख्यक लोग चाह भी लें, अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन वाले चाह भी लें तो वो कुत्ते पालने पर किसी तरह का बैन नहीं लगा सकते। वो ये भी नहीं कह सकते कि छोटे साइज का कुत्ता ही पालो, बड़े साइज का कुत्ता मत पालो। ये कहना भी कानून के खिलाफ है। वो ये भी नहीं कह सकते कि कुत्ता बहुत भौंक रहा है और इसलिए उसे पालने पर बैन लगा देना चाहिए या उसके घुमाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पेट ओनर्स को रोकने के लिए किसी भी इस तरह की रूल, रेगुलेशन या गाइडलाइंस नहीं बनाई जा सकती जो कानून के खिलाफ हो। पेट ओनर्स को अपने पेट को ले जाने के लिए लिफ्ट के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं लगा सकता, ना ही उनसे किसी तरह का चार्ज लिया जा सकता है। पेट्स के खुले में शौच करने पर पेट ओनर्स की जिम्मेदारी को लेकर कोई कानून नहीं है, इसलिए RWA, AOA कोई बंदिश नहीं लगा सकता, कोई फाइन नहीं लगा सकता। लेकिन जो पाल रहे हैं पेट्स को, उन्हें भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। एक तरफ अधिकार है और एक तरफ जिम्मेदारी, इन्हीं में जब बैलेंस नहीं होता तो बहस और लड़ाई होने लगती है। आजकल कुत्तों को लेकर सोसाइटीज में ऐसा बहुत हो रहा है। आपको ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी का वीडियो दिखा रहा हूं जहां पालतू कुत्ते को लिफ्ट के अंदर ले जाने के मुद्दे पर दो महिलाओं के बीच खूब बहस हुई। महिलाओं की लड़ाई का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दिखता है कि एक महिला अपने पालतू कुत्ते को लिफ्ट में लेकर जाना चाहती है, लेकिन लिफ्ट के अंदर पहले से मौजूद महिला इसका विरोध करती है। मुझे मेरी लाइफ को रिस्क में करना ही नहीं। आप मैडम डर्टी डॉग लेके लिफ्ट में आ रही हैं एंड डॉग भी देखो
वो स्टेप में नहीं है, डर्टी डॉग है और वो भी स्टेप में नहीं है। अब बोलो, करो। हाँ मैं कर ही रही हूँ, आप खड़े रहो। मैं डॉग को लिफ्ट में नहीं जाने दूंगी। आप भी नहीं जाने। मुझे मेरी लाइफ को रिस्क में करना ही नहीं, आप खड़े रहो। और ये मैडम जिद करके लिफ्ट पकड़ के खड़ी है, किसी को नहीं जाने दे रही है। आई डोंट नो विच नंबर शी इज बिलोंग टू, बट ये लिफ्ट ब्लॉक करके खड़े हैं और नहीं जाने दे रही हैं। किसी को भी ये जाने नहीं दे रही है लिफ्ट के अंदर। इनका डॉग स्टेप में भी नहीं है और ये मैडम पता नहीं कौन से नंबर में रहती हैं, किसी को जाने नहीं दे रही है। लिफ्ट ब्लॉक करके रखा हुआ है इन्होंने। आई डोंट नो किस नंबर से बिलोंग करती हैं। डर्टी डॉग है, डर्टी डॉग है, डर्टी है और वो स्टेप भी नहीं है उसके। ओके फाइन। जो महिला लिफ्ट में मौजूद हैं उन्होंने हाल में शायद वीडियो देखा होगा कि किस तरह से पालतू कुत्ते भी हमला कर दे रहे हैं, और इसलिए उनको लग रहा था कि जब उसके गले में कोई चेन या इस तरह की चीज नहीं है तो उसको लिफ्ट में लेकर नहीं आना चाहिए। लेकिन जो डॉग की ओनर है वो भी जिद पर अड़ी थी कि मुझे लिफ्ट में जाना ही है। लिफ्ट में पहले मौजूद महिला को पालतू कुत्ते से डर लग रहा था, जान का खतरा लग रहा था। दूसरी महिला जो है उनको लग रहा था कि मेरा अपना प्यारा कुत्ता है, वो तो कुछ करेगा नहीं। लेकिन जितने कुत्तों ने काटा उनके मालिकों को भी यही लगता था कि मेरा कुत्ता कुछ नहीं करेगा। काफी देर तक दोनों महिलाओं में इस तरह की लड़ाई होती रही। इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं की है। पेट ओनर्स किसी हद तक लापरवाह हो सकते हैं, इसका भी एक वीडियो आपको दिखाता हूं। यह गाजियाबाद की एक सोसाइटी का हाल का मामला है। इसमें दिखता है कि एक महिला लिफ्ट में अपने पालतू कुत्ते के साथ आती है। लिफ्ट में पहले से एक बच्चा है जो पीछे खड़ा है। वो बच्चा लिफ्ट के गेट की तरफ बढ़ता है तो कुत्ता उसके पैर में काट लेता है। बच्चा दर्द के कारण अपने पैरों पर जंप करने लगता है, लेकिन वो महिला खड़ी देखती रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना ही नहीं, लिफ्ट से निकलने के दौरान वो कुत्ता एक बार फिर से बच्चे की तरफ झपटता है। पहले तो महिला के पालतू कुत्ते ने बच्चे को काटा, उसके बाद ये महिला गलती भी मानने को तैयार नहीं थी। घटना के बाद महिला अपने कुत्ते को लेकर सोसाइटी के बेसमेंट में चली गई, जहां पीड़ित बच्चे का पिता भी पहुंचा। उसके सामने ही महिला ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। वो ये भी बताने को तैयार नहीं थी कि वो उनका फ्लैट नंबर क्या है। लिफ्ट में पालतू कुत्तों को ले जाने में किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन जिस तरह से लिफ्ट में डॉग अटैक के वीडियो सामने आ रहे हैं, उसके बाद दिल्ली एनसीआर की कई हाउसिंग सोसाइटी और आरडब्ल्यूए पालतू कुत्तों के लिफ्ट यूज को लेकर गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। जैसे पालतू कुत्ते के चेहरे पर मजल लगाकर ही लिफ्ट में ले जाया जा सकता है। लिफ्ट में कोई नहीं हो तभी कुत्ते को ले जाया जा सकता है। लिफ्ट खाली नहीं होने पर पेट ओनर को इंतजार करना होगा। कुत्तों को लेकर यह सारी बहस इसलिए है क्योंकि भारत में लगभग 2 करोड़ पालतू कुत्ते हैं, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं। हर 10 में से 6 लोगों के घर पर एक पेट है। इतने ज्यादा कुत्ते भारत में इसलिए हैं और डॉग बाइट के केसेस बढ़ रहे हैं। डॉग बाइट के सालाना 17.5 लाख मामले आते हैं। भारत में सालाना 20,800 मौत रेबीज से होती है और 97% 97% रेबीज डेथ डॉग बाइट के कारण होती है। पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो इस पर कानून क्या कहता है? पालतू कुत्ते के काटने से घायल होने पर पेट ओनर पर धारा 289 के तहत मुकदमा हो सकता है और 6 महीने की सजा और 1,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यानी कुत्ता इंसान को काटेगा और आप जेल की हवा काटेंगे। पालतू कुत्ते के काटने से मौत पर पेट ओनर पर धारा 429 के तहत केस हो सकता है, जिसमें 5 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो उसके मालिक को सजा हो सकती है, लेकिन पीड़ित को किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलता। 2 अगस्त 2022 को संसद में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री ने जानकारी दी थी कि कुत्तों के काटने से घायल होने या फिर मृत्यु होने पर घायल या मृतक के परिवार को किसी तरह के मुआवजे का प्रावधान कानून में नहीं है। डॉग बाइट पीड़ित अगर कोर्ट में मुआवजे की मांग करता है तो कोर्ट मुआवजे पर फैसला कर सकती है। दरअसल पालतू कुत्तों के काटने पर अमेरिका में कुछ कानून है, वो आपको बता देता हूं। पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो उसकी जिम्मेदारी ओनर की होगी। घायल के इलाज और संपत्ति के नुकसान की भरपाई ओनर करेगा, यह अमेरिका में कानून है। कुत्ते के मालिक पर अनलिमिटेड जुर्माना लगाया जा सकता है। डॉग बाइट से घायल को मुआवजे का भी प्रावधान है। ब्रिटेन में भी कानून है। ब्रिटेन के कानून कहते हैं कि पालतू कुत्ते के खतरनाक तौर पर कंट्रोल के बाहर हो जाने पर अनलिमिटेड फाइन और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। भविष्य में कुत्ता रखने पर बैन लग सकता है। अगर पेट ओनर जानबूझकर कुत्ते से किसी को कटवाता है तो 5 साल की सजा होगी। अगर पालतू कुत्ता किसी की जान ले लेता है तो 14 साल की सजा का प्रावधान है ब्रिटेन में और अनलिमिटेड जुर्माना। जर्मनी में भी कानून है।
वहां जर्मनी में पालतू कुत्ते ने किसी को काटा तो उसकी भरपाई पेट ओनर ही करता है। घायल को मुआवजा, इलाज का खर्च, आने जाने का खर्च पेट ओनर उठाता है। डॉग बाइट के गंभीर मामलों में कोर्ट जाना पड़ सकता है, जहां भारी जुर्माना लग सकता है। दरअसल कुत्ते सबको पसंद होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके आसपास वालों को भी वो पसंद हो, यह जरूरी हो। अपने पालतू कुत्तों की जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी। अगर सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के नियमों का पालन करें। दूसरे लोगों की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पालतू कुत्तों के हमले में कई बार लोगों की मौत तक हो जाती है। लखनऊ की रिटायर्ड टीचर सुशीला त्रिपाठी का केस आपको याद होगा, जिनके बारे में हमने पाठशाला में आपको बताया था। लखनऊ की सुशीला त्रिपाठी पर उनके ही पालतू पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया था। पिटबुल वैसे ही खतरनाक नस्ल का कुत्ता है जो अपने शिकार को मगरमच्छ की पकड़ से झंझोड़ता है। इस हमले में सुशीला त्रिपाठी की मौत हो गई। तो जिम्मेदार पेट ओनर बनिए, अपने पालतू कुत्ते को दूसरे लोगों के साथ को एग्जिस्टेंस में रहना सिखाइए, और यह मत सोचिए कि मेरा कुत्ता तो ऐसा नहीं कर सकता। करने को किसी का भी कर सकता है। और यह भी समझिए कि आपका कुत्ता आपके लिए प्यारा है, दूसरे को उससे डर लग सकता है, यह सहज भाव है। और अगर आपका कुत्ता ना होकर किसी और का होता और आपके मन में डर होता तो आप कैसा महसूस करते, इसको भी समझना होगा। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। अगर आप बाइक से चलते हैं तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। बाइक फिसली, बाइक सवार गिरा और बाइक में आग लगी। ये वीडियो हिंदुस्तान का नहीं बल्कि देश से बाहर का है। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया। देखिए, एक बाइक सवार मोड़ से बाइक चलाते हुए आता है। कुछ ही देर में वो बाइक समेत फिसल जाता है। फिसलती हुई बाइक जब रुकती है तो तुरंत उसमें आग लग जाती है। बाइक सवार जब तक कुछ समझता, उसके कपड़ों में भी आग पकड़ लेती है। वो खुद को बचाने के लिए सड़क के किनारे जाकर मिट्टी में लेटकर घूमने की कोशिश करता है। फिर भी आग जब कम नहीं होती तो वो अपने कपड़े उतारता है। तभी कार से कुछ लोग उतरते हैं, झुलसे हुए शख्स को कपड़ा पहनाते हैं और फिर फायर फाइटिंग मशीन से आग बुझाते हैं। गनीमत ये थी कि बाइक सवार की सूझबूझ से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसकी बाइक जल जाती है। ऐसे में अगर आप भी बाइक चलाते हैं तो बेहद सावधानी पूर्वक चलाएं और ऐसी कोई लापरवाही या गलती ना करें जिससे ऐसा हादसा होने की गुंजाइश हो। गली में धूल का गुबार और कुछ लोग धूल के गुबार की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली के आजाद मार्केट की एक गली में 4 मंजिला इमारत गिर गई। बिल्डिंग गिरने के बाद गली में ऐसी तस्वीर नजर आ रही थी। सुबह करीब 9 बजे बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी। तेज आवाज के कारण लोगों को ऐसा लगा कि कोई बम फट गया है। लोग अपने अपने घरों से बाहर भागे। कुछ लोग मलबे से लोगों को बचाने के लिए बढ़े। एक शख्स जो घायल हो गया था उसे बाहर निकाला। उसे लोगों ने आनन फानन में सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इस बीच कुछ लोग मलबे की ओर आगे बढ़े तो लोगों को मलबे में एक शख्स और दबा दिखाई दिया। ये शख्स बिल्डिंग की चपेट में आकर गिरे लोहे के खंभे और मलबे के नीचे दब गया था। इलाके के लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम चल रहा था, लेकिन इमारत जरूरत से ज्यादा लोड नहीं सह पाई और ये हादसा हो गया। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए।